Hello children, I am Ravish Pandey, your English teacher from Lucknow, and today we are going to begin the poem The Darkling Thrush। आपके ISC के एग्जामिनेशन में बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसमें आपकी जो पोएम है द डार्कलिंग थ्रश वो आ रही है। तो चलिए इसको शुरू करना है। हमको बता दें आपको इसके बारे में कि द डार्कलिंग थ्रश का नाम शुरुआत में था बाय द सेंचुरीज डेथ बेड। बाद में जब ये पब्लिश होकर मार्केट में आ गई थी तो इसको द डार्कलिंग थ्रश के नाम से पॉपुलैरिटी मिली। टॉमस हार्डी जो कि इसके राइटर हैं, बेसिकली ही वाज अ नॉवेलिस्ट। ही इज़ नॉट मच पॉपुलर एज अ पोएट, ही इज़ बेटर नोन एज अ नॉवेलिस्ट। तो ये जो डेट लिखी हुई है 29 दिसंबर 1900, इसी डेट को ये पोएम लिखी गई थी। 1 जनवरी 1901 को इसको लंदन टाइम्स में पहली बार पब्लिश किया गया था। तो शुरुआती पार्ट जो इसका है, या हम कह लें कि जो प्रीवियस हाफ है उसमें पेसिमिज्म की बात की गई है, होपलेसनेस की बात की गई है, चीयरलेसनेस की बात की गई है। लेकिन जो लेटर हाफ है उसमें होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, चीयरफुलनेस, जॉय की बात की गई है। चलिए पढ़ते हैं। आई लेंट अपॉन अ कॉपिस गेट। शाम का समय है, एक कॉपिस गेट बना हुआ है। कॉपिस गेट का मतलब लिखा हुआ है एन एरिया ऑफ वुडलैंड वेयर द ट्रीज आर पीरियडिकली कट टू प्रोवाइड फायर वुड एंड टिम्बर एंड टू स्टिमुलेट ग्रोथ। उसकी पेड़ों की जो वृद्धि दर है उसको बढ़ाने के लिए फायरवुड और टिम्बर प्रोवाइड करने के लिए कुछ पेड़ों की डालों को साल में एक बार काट देते हैं। तो उसी का जो बनाया हुआ है लकड़ी का नेचुरल गेट बना हुआ है, उसकी जड़ें भी लगी हैं। एक तरफ उसके वुडलैंड एरिया, उसमें जब अंदर चले जाएंगे तो जंगल का एरिया शुरू हो जाता है और उसके बाहर एक नगर बसा हुआ है, एक शहर है। तो एक तरफ सिविलाइजेशन है जो मैन मेड है और एक तरफ नेचुरल वर्ल्ड है जो गॉड के द्वारा बनाया गया सब कुछ है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो वहीं पर पोएट खड़ा हुआ है। आई लेंट, लीन से बना है लेंट, यानी कि बेंट होना, BEND फर्स्ट फॉर्म में, BENT उसका होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो उसका सपोर्ट लेकर के वो खड़ा हुआ है। और लीन वर्ड अपने आप में शो करता है दैट ही इज़ डिजेक्टेड, ही इज़ डिमोरलाइज्ड, ही इज़ टायर्ड और इन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल और प्रॉब्लम, तभी वो झुका हुआ खड़ा है कॉपिस गेट के सहारे। When the frost was spectral grey, spectral grey का मतलब होता है भूत की तरह। स्पेक्टर कहते हैं घोस्ट को, ग्रे का मतलब लाइक द सिल्वर कलर। सिल्वर कलर इज एसोसिएटेड विद द घोस्ट। तो हर तरफ जो है हल्का हल्का फ्रॉस्ट था जो कि एक घोस्ट के रूप में वहाँ पर नजर आ रहा था। विंटर्स ड्रेग्स मेड डिसोलेट द वेकनिंग आई ऑफ द डे। डिसोलेट मतलब डिजर्टेड, निर्जन, सुनसान, जहाँ पर कोई नहीं होता है। शाम का समय है, पोएट कॉपिस गेट के सहारे हल्का सा बेंड होकर के खड़ा हुआ है। और विंटर के ड्रेग्स, ड्रेग्स का मतलब लेफ्ट ओवर बिट्स, जूठन, जो बाद की बची हुई चीज़ें होती हैं। जैसे आपने खाना खाया तो कुछ निवाले या कुछ टुकड़े चावल के गिर गए, वो हुआ लेफ्ट ओवर बिट्स या ड्रेग्स। ये जाड़े की या तो शुरुआत है या अंत है। दिसंबर का महीना आप समझ सकते होंगे, जाड़ा खूब पड़ रहा था, लेकिन उस दिन कुछ कम रहा होगा, जैसा भी हो। तो फिलहाल वहाँ पर लोग नहीं थे, लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। द पोएट वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग देयर, अदरवाइज ऑल द पीपल हैड गॉट देयर वे टू देयर होम्स। सो ही वॉज टेकिंग द शेल्टर ऑफ द कॉपिस गेट फ्रॉम वेयर द जंगल एरिया वॉज अबाउट टू बिगिन। Then weakening eye of the day is the metaphor for the sun। दिन की आंख कमजोर पड़ रही थी, माने कि दिन ढल रहा था। जब सुबह होती है या शाम होती तो हम सूरज को आंखें मिला के देख सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते। तो वेकनिंग आई ऑफ द डे जो मेटाफर है वो सूरज को दिया गया, अर्थात सन सेट हो चुका था और आसपास हल्का सा सिल्वर के कलर का जो घोस्ट वाला फीलिंग था वो फ्रॉस्ट की वजह से आ रहा था। द टेंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई। स्कोर्ड का मतलब लिखा हुआ होगा, क्या बताया गया, मेजर्ड या कार्व्ड। जो पेड़ों पर बेल फैलती है, एक तरह की वाइन, VINE, जो पेड़ों पर फैल जाती है, एक तरह से वो लिपट करके ऊपर चढ़ जाती है। और कई बार जो फूल लटकते हैं वो होते तो बेल के हैं, उसी क्रीपर के होते हैं, परंतु लगते हैं कि वो पेड़ के हैं।
द टेंगल्ड मतलब आपस में उलझे हुए, फंसे हुए, ट्विस्टेड टुगेदर। बाइन स्टेम्स बच्चों एक ऐसा बेल होता है जिसको कि किसान लोग अपने जब फसलें काटते हैं धान गेहूँ की तो उसके गट्ठर बनाते हैं, उसको बांधने के लिए, उसको स्टॉक कहते हैं STAL के, उसको बांधने के लिए वो बेल काम आती है। एक गिलोय नाम का बेल होता है जिसको आयुर्वेद में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको भी घुमा करके थोड़ा सा ऐंठ लेते हैं तो वो एक रोप के रूप में, एक कॉर्ड के रूप में काम करता है। तो वही लिखा टेंगल्ड बाइन स्टेम्स, वो एक्चुअल में जो स्टेम है वो किसी वाइन का है, उसी को वो सब आपस में उलझे हुए हैं। स्कोर द स्काई, स्कोर द स्काई का मतलब अगर इसको हम स्कोर को लेते हैं मेजर्ड के अर्थ में तो आसमान को नाप रहे थे, तो यहाँ पर हाइपरबली हुआ, यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार हुआ जिसको हम हाइपरबली कहते हैं। या कह लें कि डेकोरेटेड, तो दूर तक आसमान को छूते हुए, पेड़ भले ही नीचे रह गया हो, बेल उसके भी ऊपर दिखाई पड़ रही है, वो सब वहीं पर खड़े हैं इस समय। ये आपके थॉमस हार्डी। लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर, लायर एक तरह का यू शेप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें पतले पतले से वायर लगे होते हैं, उनको जब छूते हैं तो म्यूजिक निकलता है। तो जो वाइन के तार लटक रहे हैं, कुछ लिपट पाए हैं डालों में, कुछ नहीं लिपट पाए हैं, तो जो नहीं लिपट पाए वो लटक रहे हैं, उनको पोएट ने वीणा के टूटे हुए तारों से कंपेयर किया है। और जब वीणा के तार टूटे होंगे तो कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं होगा, म्यूजिक नहीं होगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा, लाइफ विल बिकम बोरिंग, लाइफ विल बिकम डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो पोएट की जिंदगी में कुछ निराशा छाई हुई है, सेंचुरी का एंड हुआ है, 19th सेंचुरी हैज एंडेड, 1901 जब शुरू होगा तो इट इज कॉल्ड 20th सेंचुरी, नाउ वी आर रनिंग इन द 21st सेंचुरी। ऑल द क्या लिखा था, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर एंड ऑल द मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई, नाई मीन्स नियर, सारा का सारा जो मैनकाइंड यानी कोई आसपास आदमी एक तो है नहीं, अगर है भी तो वो दूर से आइडेंटिफाई नहीं होता, लगता है कि कोई भूत खड़ा हो। हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स, सॉट बनता है सीक से, SEEK, सीक, ढूंढना, पाना, मिल जाना, उन सब ने शेल्टर ढूंढ लिया, शेल्टर ले लिया, अपने अपने घरों में आग के पास पहुंच गए। तो कुल स्टैंजा का मतलब बना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज थॉमस हार्डी इज स्टैंडिंग बाय द कॉपिस गेट from where the jungle area is about to begin. He has come out of the civilized world and everybody apart from him has gone to his or her houses. वो अकेला वहाँ रुका हुआ है और उस पेड़ पर जो लिपटी हुई वाइन है उसके टूटे हुए तारों को देख करके वो वीणा के टूटे हुए तारों को कंपेयर कर रहा है, यानी कोई म्यूजिक नहीं है, उधर सूर्य ढल चुका है, अंधेरा भी हो चुका है। आइए पढ़ते अगला वाला स्टैंजा। The land sharp features seem to be centuries corpse outland. कॉप्स मतलब होता है लाश, जैसे कि एनिमल की लाश को कहते हैं कैरकैस, CARCASS, वैसे ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं मरने के बाद CORPSE, कॉप्स। तो कोई 6 फुट का आदमी, 5.5 फुट का आदमी जब मर के लेटेगा तो 5.5-6 फुट में आ जाएगा, लेकिन जो सेंचुरी का एंड हुआ है ये बहुत हर जगह फील हो रहा है। तो अगर सेंचुरी की लाश माने तो इट इज एवरीवेयर, इट कैन बी सीन एंड फेल्ट एवरीवेयर। द लैंड शार्प फीचर्स, जो आसपास का एरिया है उसके फीचर्स, उसके जो नज़ारे हैं वो अपने आप में ये खुद ही एहसास दिलवा रहे हैं कि सेंचुरी की जो कॉप्स है वो आउटलैंड है। आउटलैंड का मतलब स्ट्रेच्ड आउट, बहुत दूर तक फैली हुई है, ठीक, वो एक लाश सी पड़ी, यानी कि एक सेंचुरी का अंत हो गया है, उधर दिन का भी अंत हो गया है। हिज क्रिप्ट, यहाँ पर सेंचुरी को पर्सोनिफाई किया गया है, तभी देखिए कि C कैपिटल है सेंचुरी में और उसके लिए हिज बोला गया है, तो सेंचुरी वर्ड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार यानी कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। हिज क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी, जब हम जानते हैं कि किसी की डेथ होती है उसको दफन करते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी खोदी जाती है, उसके बाद वो मिट्टी एक ब्रेकर के शेप में बच जाती है, या उसके बाद में वहाँ पर एक पक्का बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो उसकी टॉम कहते हैं, TOMB, टॉम। तो जब सेंचुरी को दफन करेंगे तो बहुत सी मिट्टी निकलेगी या बहुत बड़ा सा एक टॉम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो बादल हैं ढलके हुए, झुके झुके, उन्हीं को टॉम से कंपेयर किया है यहाँ पर थॉमस हार्डी ने, कि सेंचुरी मरी पड़ी है, जब वो दफन होगी तो एक बड़ा सा जो क्लाउडी कैनोपी, कैनोपी का मतलब पवेलियन, इसको हिंदी में मंडप कहते हैं, छत कह सकते हैं, आर्च बोल सकते हैं, तो पूरा जो बादल हैं उनको सेंचुरी के टॉम से कंपेयर किया है।
द विंड इट्स डेथ लेमेंट, और जो हवा चल रही सरसराते हुए उसमें एक तरह के दुख का एहसास है, उसको डेथ लेमेंट कहा गया। लेमेंट का मतलब विलाप करना। व्हेन समबडी वीव्स एट द डेथ ऑफ हिज और हर किन्स, KINS, अपने फैमिली के, फ्रेंड के, किसी के मरने पर जो रोते हैं उसको लेमेंट कहा गया। तो सेंचुरी मरी पड़ी है, जो क्लाउड्स हैं वो उसके कैनोपी के रूप में है, हवा जो चल रही सरसराते हुए उसमें सिसकियों का एहसास मिल रहा है टॉमस हार्डी को। और क्या कहा, द विंड इट्स डेथ लेमेंट, द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। जैसे आप चने का बीज देखते हैं, गेहूं का बीज देखते हैं, हल्का सा वो सिमटा होता है, श्रंकन होता है, लेकिन जैसे वो पानी पाता है या मिट्टी में जाता है तो वो स्वेल कर जाता है, उसके अंदर से स्प्राउट्स, यानी उसके अंदर जिंदगी थी, उसको हवा पानी मिलने भर की देर थी, जैसे उसको हवा पानी मिलती उसमें जान पड़ जाती है। तो उस चने के या गेहूं के या किसी अन्य बीज को हम मरा हुआ नहीं मान सकते हैं। इट वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, पानी पड़ने से पहले वो हार्ड था, सिमटा हुआ था, सूखा हुआ था। बट एज सुन एज इट गॉट द विंड, द ह्यूमिडिटी, द वाटर, it swelled up and the sprout came out of it and a whole plant and maybe later on a whole tree can develop। तो इस तरह से जीवन कभी शांत लगता है, कभी खामोश लगता है, कभी गतिमान लगता है, कभी रुका हुआ सा, कभी चलता हुआ सा। ये सब जीवन का एक अपना पैटर्न है। द एंशिएंट मतलब प्राचीन, अनादिकाल से चली आ रही है, इसमें कोई कभी विराम नहीं हुआ, ये चला ही करता है। एंशिएंट पल्स, पल्स मीन्स लाइफ फोर्स, हर जगह लाइफ फोर्स है। जो चीज़ जिंदा है अब उसमें कोई फोर्स ही था, अगर लाइफ फोर्स नहीं रहा होता तो वो बीज पानी पाने के बाद भी जर्मिनेट नहीं हो सकता, उगेगा बिल्कुल नहीं। द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फॉरवरलेस एज आई। आप जैसे होते हैं आपको सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अंधे को सब अंधे दिखता है, एक कहावत है ना, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। तो यहाँ क्या कहा कि जब हम अंदर से फॉरवरलेस हैं, मतलब हमारे अंदर कोई इंटेंसिटी, कोई पैसन, कोई जुनून, कोई जोश, कोई इंथुजियाज्म नहीं था, तो मुझे हर तरफ जो लोग दिखाई पड़े, जहाँ एक तो थे नहीं और जो एक आधे दिखे भी कहीं होंगे, वो सब मुझे मेरी तरह ही फॉरवरलेस दिखाई पड़े, लेकिन इन सब में भी एक ज़िंदगी है। तो ये दोनों स्टेंजा बता रहे हैं कि पोएट कुछ सैड मूड में है, मेलैंकलिक मूड में है, लेकिन ये एहसास है उसको कि हर जगह लाइफ फोर्स है, ज़िंदगी है, लेकिन सही मौका मिलने पर वो आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल यहीं तक कि पोएट ये मानता है, लिखा यहाँ लिखा था स्पिरिट, लिखा है एवरी स्पिरिट मतलब एवरी वन, हर आदमी, हर कोई मुझे पृथ्वी पर, सामने खड़ा हुआ तो कोई नहीं, पृथ्वी पर, यानी जब हम अच्छे मूड में नहीं हैं, हम सैड हैं तो हमको सब सैड दिखते हैं। तो फिलहाल पोएट सैड है और सैड होने की कोई विशेष वजह नहीं है। सेंचुरी का एंड हुआ है, डे का एंड हुआ है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मेलैंकलिक है। तो ये हाफ पोएम हमने यहाँ पर फिनिश की है। इसका जो सैड पार्ट था वो ओवर हो गया है। अब जो पार्ट है वो चीयरफुल है, होपफुल है और उसमें फर्वर है, जॉय है, उसको हम अगले वाले वीडियो में आप तक भेजेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।